स्वागत है आपका फिर से स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो रिवीजन क्लास की हम सीरीज़ चला रहे थे, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कि आज का हमारा जो है टॉपिक कौन सा है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है हमारा डाटा एनालिसिस, आंकड़ों का विश्लेषण। इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो ये सबसे इजी और आसान टॉपिक है। इस पे जो सवाल है लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं और उनको बहुत आसानी से किया जा सकता है। मेन इस टॉपिक में जो ध्यान रखना है वो कि कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इजी टॉपिक है, इसमें स्कोर एग्जाम्स में आसानी से किया जा सकता है। तो समझेंगे आंकड़ों का विश्लेषण, डाटा एनालिसिस, किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे ग्राफ वाले जो क्वेश्चन है, ग्राफ के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। सामान्यतः जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें 4 टाइप के ग्राफ पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो ग्राफ है अगर मैं बात करूं तो वो है पाई चार्ट। पाई चार्ट के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा जो ग्राफ है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होता है आपके लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तीसरा जो ग्राफ है वो आपके बार ग्राफ, बार ग्राफ के क्वेश्चंस बनते हैं। और चौथा जो ग्राफ है टेबुलेशन। 4 ग्राफ के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है पाई चार्ट। सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पाई चार्ट के पूछे जाते हैं। और ये जो पाई चार्ट है उसके सवाल इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम से पूछने की वजह से जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बन जाता है। इसमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होने चाहिए। बाकी जो ग्राफ है वो इसके मुकाबले थोड़े क्या होते हैं, आसान, जिन पे सवाल अगर पूछे जाए तो आसानी से किए जा सकते हैं। जनरली पाई चार्ट जो है आपको इस तरह से देखने को मिलता है। सर्कुलर आपको एक ग्राफ दिया जाता है इस तरह से और आंकड़ों को बताया जाता है। पाई चार्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, वितरण दर्शाता है। किसी भी प्रकार का अगर वितरण दर्शाना हो, डिस्ट्रीब्यूशन बताना हो, तो हम पाई चार्ट का यूज करते हैं। लाइन ग्राफ, ग्राफ इस प्रकार से कुछ दिया जाता है, आंकड़ों को बताने की रेखाओं का यूज किया जाता है इस प्रकार से। ये हमारा क्या है, लाइन ग्राफ। बार ग्राफ की बात करें या दंड आरेख की हम बात करें तो डाटा जो है उसको कॉलम्स की फॉर्म में बताया जाता है, स्तंभों के रूप में बताया जाता है। इस प्रकार का जो ग्राफ होता है उसे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। और टेबल जो है उसमें आंकड़ों को टेबल के रूप में बताया जाता है। सामान्यतः कोई भी जो है सारणी बना दी जाती है और टेबल के रूप में हमें आंकड़े दिए जाते हैं। तो आंकड़ों को बताने के अलग अलग तरीके हैं। ये 4 तरीके हैं जिनसे हम आंकड़ों को दर्शा सकते हैं। किसी भी प्रकार का जो ग्राफ है वो हमें परीक्षा में दिया जा सकता है। सबसे पहले हम ग्राफ को समझेंगे, ग्राफ किस बारे में, ग्राफ में जो आंकड़े दिए गए हैं वो किस प्रकार के आंकड़े हैं, और फिर उन आधार पे, उस ग्राफ के आधार पे हम जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब देंगे। अब है कि ग्राफ के आधार पे जो सवाल पूछे जाते हैं वो भी लिमिटेड क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर। तो जो सवाल पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सामान्यतः जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो एक क्वेश्चन आपके बनता है अनुपात का, रेशियो पूछा जाता है। कोई भी 2 आंकड़े होंगे उसका आपसे क्या पूछा जाएगा, अनुपात। तो इस टॉपिक में एक सवाल तो बनता है किसका, अनुपात का पूछा जाएगा, रेशियो का। दूसरा जो सवाल बनता है वो बनता है आपके परसेंटेज का, प्रतिशत आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सामान्यतः या तो डायरेक्ट प्रतिशत पूछ ले या परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज भी पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट डिक्रीज हो रहा है। तो ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन बनाया जाता है। एक क्वेश्चन आपके बनता है एवरेज का, औसत का। एवरेज का जो सवाल है वो पूछा जाता है। औसत हम जानते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और इसी तरह एक क्वेश्चन बनता है, या तो टोटल कोई वैल्यू आपसे पूछ लेंगे या फिर डिफरेंस पूछा जाता है, अंतर पूछ लिया जाता है। इसका मतलब है कि इस टॉपिक के अंदर जो मेनली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेन मेजर जो क्वेश्चंस है वो क्या है, या तो कोई भी राशियों का आपसे कोई भी जो है आपको डाटा दिया जाएगा उसका रेशियो अनुपात पूछेंगे, या आपको परसेंटेज पूछा जाएगा, या परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, एवरेज पूछा जा सकता है, और
टोटल या डिफरेंस, कोई भी आंकड़े हैं उनका सम कितना है, टोटल कितना है, वो पूछा जा सकता है, जिसमें हम प्लस करेंगे आंकड़ों को। और या डिफरेंस पूछा जा सकता है, कोई भी दो प्रकार के जो डाटा है उसमें डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, ये पूछा जा सकता है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, आंकड़ों को माइनस करेंगे। तो मेनली ये 4 मेजर क्वेश्चंस जो है इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके जो है सवालों को देखेंगे, ग्राफों को समझेंगे कि कौन कौन से ग्राफ है, उसमें आंकड़े किस प्रकार समझे जाए और किस प्रकार से उसको हल किया जाए। तो देखेंगे पहला जो सवाल है हमारा क्या है। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किस पे दिया गया है, पाई चार्ट पर दिया गया है। तो पाई चार्ट हमें दे रखा है। सबसे पहले इन सवालों में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ऊपर निर्देश दिए जा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, उनको एक बार आपको पढ़ना है और फिर ग्राफ को समझना है। यहाँ मेन खेल है ग्राफ समझ में आपको आना चाहिए कि ग्राफ में दिए गए आंकड़े किस प्रकार के आंकड़े। तो अगर हम समझे तो देखिए क्या कह रहा है कि पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न जो है उनके उत्तर दें। तो हमें पाई चार्ट को जो है पढ़ना है, पाई चार्ट में क्या आंकड़े दिए। तो देखिए पाई चार्ट जब आप समझ रहे हैं तो यहाँ इस प्रकार से कुछ आंकड़े दिए हुए, ये लिखा है कि बाइंडिंग चार्ज, एक कोई बुक है उसमें बाइंडिंग जो चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है, 12% लग रहा है। एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज है वो कितना लग रहा है यहाँ पर, 18% लग रहा है। रॉयल्टी जो है बुक की कितनी जा रही है, 15%। मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है, विविध जो खर्च है वो कितने हैं, 5%। पेपर की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, 15%। और प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 35%। तो किसी बुक की पब्लिकेशन या बुक जब छपती है तो उसमें अलग अलग स्थानों पे अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि कितना कितना खर्चा हो रहा है। तो अब इसी के ऊपर हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, देखेंगे हमारे सवाल क्या है और उनके जवाब क्या है। तो देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, यहाँ बताया गया कि रॉयल्टी से मुद्रण की लागत का अनुपात क्या है, कि रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी टू द प्रिंटिंग। रॉयल्टी और प्रिंटिंग का जो रेशियो है वो बताना है। तो अगर हम ग्राफ को देखें, देखिए रॉयल्टी जो है वो कितने परसेंट है, 15%। और जो प्रिंटिंग है वो कितनी परसेंट है, यहाँ देख पा रहे हैं 35% है। इन दोनों का हमें क्या बताना है, रेशियो। हम कहेंगे रॉयल्टी जो है वो कितनी है, 15%। और प्रिंटिंग कितनी है, 35%। दोनों का क्या बताना है, रेशियो। दोनों का रेशियो सॉल्व करते हैं तो परसेंट से परसेंट कटेगा, 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 7 बार। तो दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 3:7। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया था, अनुपात पूछा गया, तो हमने अनुपात निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। अगले क्वेश्चन में क्या करा है, यदि मुद्रण की लागत 10,500 रुपये है तो कागज की लागत क्या है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है, एक डाटा दे रखा है कि प्रिंटिंग जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, 10,500। हमें बताना है कि कॉस्ट ऑफ पेपर है, पेपर पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो देखिए अगर हम यहाँ आंकड़ों को देखें तो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट हमें दी गई है वो कितनी दे रखी है, 35%। इसका मतलब ये है कि 35% की वैल्यू हमें दी गई है। 35% की वैल्यू कितनी दी गई है, 10,500। और हमसे पूछा क्या गया है कि पेपर कॉस्ट कितनी है। तो पेपर कॉस्ट जब आप यहाँ चेक करेंगे तो कितनी दिख रही है, 15%। 15% पेपर पे खर्च हो रहा है, तो हमें 15% की वैल्यू बतानी। हम यहाँ से 15% की वैल्यू निकालेंगे। तो 35% अगर 10,500 है, 15% कितना हो जाएगा, 35 से डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 7 बार। 7 से इसको काट देते हैं, 7 से पहले 1 बार, फिर 5 बार और पीछे 2 जीरो। 1500 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4500। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो पेपर पर कॉस्ट लग रही है वो कितनी लग रही है, 4500 रुपये लग रही है, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है। अगला सवाल क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बाइंडिंग शुल्क के लिए क्षेत्र का केंद्रीय कोण कितना है। तो अब हमसे सेंट्रल एंगल पूछा गया। देखिए सर्किल जब भी दिया जाता है उसमें हम जानते हैं कि टोटल जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, हमेशा 360 डिग्री, 360 डिग्री बनता है। हमें कहा गया है किसका सेंट्रल एंगल पूछा गया, बाइंडिंग चार्ज जो है उसका सेंट्रल एंगल कितना है। तो बाइंडिंग जो चार्ज है उसका हम अगर देखें तो परसेंटेज कितना दिख रहा है यहाँ पर, 12%। तो इसका मतलब टोटल जो एंगल है उसका 12% जो है वो किसका है, बाइंडिंग चार्ज है। तो टोटल एंगल हम जानते हैं कितना है यहाँ पर, 360 डिग्री। तो हम कहेंगे 360 डिग्री का कितना, 12% निकालना हमें। तो हमें बाइंडिंग जो चार्ज है उसका क्या मिल जाएगा, सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, एंगल की फॉर्म में डाटा मिलेगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 12 इंटू 6 कितना होता है, 72। 2 7 हासिल लगेगी। 12 इंटू 3 कितना, 36। और 7 कितने हो जाएंगे, 43, 43। नीचे एक 0 है तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो हम कहेंगे सेंट्रल एंगल जो बनेगा बाइंडिंग चार्ज का कितना बनेगा, 43.2 डिग्री बनेगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि यदि 5,000 प्रतियां प्रकाशित की जाती है तो विविध खर्च जो है उसकी राशि 1,500 रुपये है और प्रकाशक को 25% का लाभ चाहिए, तो पुस्तक की
प्रति जो है उसके अंकित मूल्य क्या होना चाहिए, पुस्तक की जो प्रति है उसकी जो है कॉपी जो है उसका अंकित मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए 5,000 जब कॉपीज छपाई जाती है तब कॉस्ट जो आ रही है किसके ऊपर, विविध खर्च, मिसलेनियस जो खर्चा है वो कितना है, 1,500 रुपये। तो अगर मैं यहाँ मिसलेनियस खर्च का डाटा देखता हूँ तो कितना परसेंट है, 5%। 5% मिसलेनियस खर्च है जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 1,500। 5% की वैल्यू है 1,500। अगर 5% की वैल्यू जो है 1,500 है तो मैं ये टोटल जो कॉस्ट लग रही है वो निकाल सकता हूँ। टोटल का मतलब है 100%। 100% निकाल लेते हैं हम इसका। 1,500 बटे 5 इंटू 100, 5 से काटे 300 बार कटेगा और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आ जाएगा 30,000। इसका मतलब जो टोटल खर्चा आ रहा है 5,000 कॉपीज को छपवाने का वो कितना आ रहा है यहाँ पर, 30,000 रुपये आ रहा है। तो 5,000 का अगर कॉपीज को छपवाने का खर्चा 30,000 है तो एक कॉपी जो है सिंगल कॉपी वो कितने की पड़ेगी हम निकाल सकते हैं। तो 30,000 ये कॉस्ट है 5,000 की डिवाइडेड बाय 5,000, ये इससे कट जाएंगे, ये कटेगा 6 बार 6 रुपये। इसका मतलब एक कॉपी की प्राइस कितनी है, 6 रुपये है। फिर कहा गया है कि जो पब्लिशर है उसको 25% का इस पर क्या कमाना है, प्रॉफिट भी कमाना है। तो अगर उसको 25% इस पर प्रॉफिट कमाना है तो हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए उसका। तो कॉस्ट कितनी लग रही है, 6, 6 का 25%, 6 का 25% अगर मैं निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 6/4 करेंगे तो ये 3/2 आएगा, मतलब 1.5, 1.5 रुपये। 25% का मतलब क्या हो गया कि 1.5 रुपये उसको प्रॉफिट कमाना है। 6 रुपये उसकी लागत है, कॉस्ट है, 1.5 रुपये उसको क्या है, प्रॉफिट कमाना है। इसका मतलब जो मार्केट प्राइस होगी जो उसके ऊपर लिखी जाएगी बुक के ऊपर वो कितनी लिखी जानी चाहिए, 6 + 1.5 मतलब 7.5 रुपये। तो अगर वो मार्केट प्राइस जो है अंकित मूल्य जो है वो कितना रखे, 7.5 रुपये रखे तो उसको जो है 1.5 रुपये का फायदा होगा जो कि उसकी लागत का कितना है, 25%। इसका मतलब उसे 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो हम कहेंगे उसकी जो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य है वो क्या होगा यहाँ पर, 7.5 रुपये होना चाहिए। पर बुक 7.5 की होगी तो उसे 25% का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला सवाल क्या है, ग्राफ अब चेंज हो चुका है। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें देखिए क्या दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, प्रचार, प्रिंटिंग का, ट्रांसपोर्ट, पेपर, जिल्द, रॉयल्टी वगैरह इन सब का हमें आंकड़े दिए हमें। और सवाल क्या पूछा गया उसको समझते हैं। देखिए कि एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण निम्नलिखित पाई चार्ट में दिया गया है। तो किसी बुक में जो है वितरण जो हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके खर्चा जो हो रहा है वो हमें दिया हुआ है। और फिर कहा गया पुस्तकों की विशेष संख्या के लिए यदि रॉयल्टी का भुगतान है 22,950 रुपये। तो जो रॉयल्टी जा रही है वो कितनी जा रही है, 22,950। तो हमसे पूछा है प्रिंटिंग पर होने वाला व्यय क्या है, तो प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो कितनी है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ कि रॉयल्टी जो है परसेंटेज में देखें तो रॉयल्टी कितने परसेंट जा रही है, यहाँ पर 15% रॉयल्टी है। और उस 15% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 22,950। हमसे पूछा है प्रिंटिंग कॉस्ट क्या है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये कितनी दी हुई है, 25%। तो हमसे 25% की वैल्यू पूछी गई, तो हम 25% निकाल सकते हैं। तो 22,950 बटे 15 इंटू 25, 5 से काट देते हैं 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 बार कटेगा 21, फिर 1 बचेगा, 6 बार 18, फिर 5 बार 15 और 0। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो देखिए 7,600 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना आएगा, 38,000 आएगा। और 50 को जब 5 से करेंगे तो आएगा 250। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 38,250, 38250। तो हम कहेंगे जो प्रिंटिंग कॉस्ट आ रही है वो कितनी हो जाएगी, 38,250 रुपये हो जाएगी, जो कि हमारा 4th ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल में देखिए हमें फिर से ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या देख दिया हुआ है, कह रहा है कि पाई चार्ट एक कंपनी के विभिन्न कार्यालयों ए से लेकर ई तक में काम कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या को डिग्री में बताया। तो अब ये जो आंकड़े दिए गए हैं वो किस में दिए गए हैं, डिग्री के फॉर्म में। और हम जानते हैं जो टोटल एंगल बनता है सर्किल के अंदर पाई चार्ट के अंदर वो कितना होता है, 360 डिग्री। ये हमें ध्यान रखना है। कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी दी हुई है, 3600 दी हुई है। चलिए सवाल पे चलते हैं, सवाल क्या पूछा गया है इस पे देखते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया वो इस प्रकार से है कि यदि कार्यालय सी में पुरुष कर्मचारियों का परसेंट 20% है और डी में महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना है, 40%। तो डी में महिला कर्मचारी और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात। तो अब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें रेशियो पूछा गया है। तो देखिए
डी में हमें क्या बताना है, महिला कर्मचारियों का आंकड़ा चाहिए, डी में महिला कर्मचारी। तो अगर मैं डी में यहाँ एंगल देखता हूँ तो डी का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री जो हिस्सा है वो किसका है, डी का है। तो हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ डी का और यहाँ आंकड़े लिखते हैं सी के। तो डी का टोटल एंगल जो है वो कितना है 90 डिग्री है। उसमें हमें क्या बताना है, महिलाओं की संख्या बतानी है। तो महिलाओं की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है कि डी में महिला कर्मचारियों का परसेंट कितना है 40%। इसका मतलब हम कहेंगे 90 का कितना 40%। ये तो है डी का आंकड़ा। फिर इसका अनुपात लेना है किससे, सी में महिला कर्मचारियों से। तो देखिए सी में एंगल कितना दे रखा है, सी का एंगल कितना है 54 डिग्री, सी का एंगल है 54 डिग्री इंटू उसमें महिला कर्मचारी क्या है। तो हमें कहा गया है कि सी में पुरुष कर्मचारियों का परसेंट कितना है 20। अगर पुरुष 20 है तो महिला कितनी हो जाएगी 80%, बची हुई महिलाएं होगी 80%। तो 80% इसमें क्या हो जाएगी महिलाएं। दोनों का रेशियो लेना है, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 40 से इसको काटेंगे 2 बार कटेगा 80, 2 से इसको काटिए 90 से 45, 9 से काटता हूँ 9 से कितनी बार 5 बार, और 9 से इसको काटेंगे तो 6 बार। तो हम कहेंगे फाइनली जो दोनों का रेशियो आएगा कितना आएगा 5:6 आएगा, 5:6। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो जो हम देख पा रहे हैं सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह से हमें ग्राफ दिया गया। ग्राफ में क्या कहा गया है समझिए पहले। तो हमें ये दिया हुआ है, एक परिवार के 2018 के जून और जुलाई माह में विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत का विवरण दिया गया पाई चार्ट में। दो अलग अलग महीनों में 2018 सन में जून और जुलाई के अलग अलग जो आपके विवरण है खर्चे के, उनको हमें बताया गया। देखिए जून में हमें कहा गया है 2018 में कि कुल जो खर्चा वो कितना है 13,200, और अलग अलग मदों पर अलग अलग क्वांटिटीज पर जो चीजें आपको दे रखी है परसेंटेज के अंदर दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च हो रहा है। वहीं जुलाई के अंदर टोटल खर्चा कितना है 16,500, और उसमें अलग अलग जो है सेक्टर उसमें कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है ये भी हमें दिया हुआ है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ आंकड़े किस में है परसेंटेज में है, और यहाँ जो डाटा दिया गया वो किस में दिया गया है डिग्री की फॉर्म में दिया गया। तो कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करनी, यहाँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग करेंगे और इसमें डिग्री के हिसाब से करना है। चलिए देखते हैं सवाल क्या पूछा गया इसी के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यातायात और भोजन पर कुल व्यय जुलाई में जून से कितना परसेंट अधिक है। तो किस पर बताना है, यातायात और भोजन पर, किसका जुलाई और जून का। तो दोनों का निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं जून में कितना है। अगर मैं जून की बात करूं तो यातायात और भोजन, तो यातायात देखिए अगर आप देखते हैं कि यातायात कितना है 25%, भोजन पर कितना है 20%, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 45%। कुल खर्चा कितना है 13,200। तो हम कहेंगे 13,200 का 45% जो है वो इस पे खर्च हो रहा है, 13,200 का 45%। इसी तरह अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर हमें इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 132 को 45 से मल्टीप्लाई करके हम ये आंकड़ा निकाल सकते हैं। ये बाद में करते हैं, पहले देखिए जुलाई में कितना हो रहा है। तो अगर मैं जुलाई की बात करूं यहाँ पर, तो जुलाई में हमें पूछा गया है किसमें, वही यातायात और भोजन। तो यातायात पे कितना है 90 डिग्री, भोजन पर कितना है 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, और कुल खर्चा है 16,500। हम कहेंगे 16,500 इंटू, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ जो एंगल दिया रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा कैसे निकलेगा। तो 90 और 90 कितने होते हैं 180, 180 डिग्री, टोटल एंगल कितना है 360। तो हम लिखेंगे 180 कितने में से 360 डिग्री में से। तो हम कहेंगे ये इससे एक बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, इसको आप जो है काट सकते हैं 2 बार। 2 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 8,250 आ जाएगा, 8,250। और यहाँ जो आंकड़ा है ये मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करके एक तरीका है सॉल्व करिए आप, और इससे आसान एक तरीका हो रहा है कि बिना मल्टीप्लाई किए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कि मैं इसमें क्या ले लूँ 132 और 45 जो दिया गया है इसका और इसका दोनों का क्या ले लेते हैं रेशियो। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि हमें पूछा क्या गया परसेंट अधिक है, कितने परसेंट चेंज हो रहा है, तो चेंज के लिए हम रेशियो भी ले सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मैं इसको काट सकता हूँ, कैसे काट दिया जाए 3 या 5 से काट दें, 5 से ये कटेगा 9 बार 45, 5 से इसको काटते हैं तो 5 से कितनी बार कटेगा, पहले 1 बार कटेगा 3 बचेगा, 6 बार कटेगा, 5 बार कटेगा और 0 बार। फिर अगर मैं देखूं 11 से कटेगा ये 12 बार, और 11 से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितनी बार कटेगा 150 बार। फिर आप 3 से काट सकते हैं, 3 से 4 बार कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा 50 बार।
तो यहाँ जो फाइनली आएगा वो आएगा 4 × 9 कितना 36, और यहाँ कितना आ रहा है 50। इसमें 36 है, इसमें 50, तो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना ज़्यादा है इससे, 14 ज़्यादा है। 14 ज़्यादा, हमें परसेंट चेंज जो है वो निकालना है, तो मैं कहूँगा परसेंट चेंज निकालने के लिए हम कहेंगे 14 कितने पर ज़्यादा है 36 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। और इसको हम क्या कर लें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। अगर मैं 2 से काटता हूँ 7, 2 से काटते हैं 18, फिर आप काटना चाहें 9, 50, तो ये आएगा 350/9। 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 9 चौक 36 होता है, 40% अगर लेता हूँ तो 360 बनता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम है, तो 40% से थोड़ा कम, तो ये लगभग 40% के आसपास आएगा। तो हम कह सकते हैं 40% के आसपास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो 39% इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो हमें क्या पूछा गया, दो अलग अलग दोनों महीनों में यातायात और भोजन पर जो खर्च हो रहा था उसमें परसेंट चेंज जो है कितना आ रहा है। तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी है, वो कैलकुलेशन आपको जो है आनी चाहिए। आप जितना ज़्यादा डाटा को जितना जो है इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ये सवाल उतना ही क्या होगा, आसान होगा। देखिए ये रेशियो हमने यहाँ लिया है, आप ये रेशियो यहाँ डायरेक्ट ले लेंगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, कम भी हो सकती है। चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए। देखिए अगले सवाल में क्या दे रखा है, विभिन्न मदों पे खर्च, अलग अलग जो है हेड्स, उस पे हमें क्या दे रखा है, खर्चा। मिसलिनियस खर्चा दिया हुआ है, रेंट पे, चिल्ड्रन एजुकेशन, फूड पे, ये हमें खर्चा दे रखा है। और सवाल क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दर्शाया गया है। परिवार पर हर महीने 1,08,000 कमाता है। परिवार हर महीने कितना कमा रहा है, 1,08,000, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जो मदों पर खर्च हो रहे हैं वो हमें दिए हुए। सवाल क्या है देखते हैं। देखिए सवाल पूछा है कि विविध पर खर्च किया गया व्यय बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए व्यय से कितना अधिक है। तो किस पे क्या किया गया, विविध जो खर्च है, मिसलिनियस खर्च जो है वो शिक्षा के खर्च से कितना ज्यादा है। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल खर्च। टोटल खर्च देखिए कितना है, सॉरी टोटल जो परिवार की आय है वो कितनी है, 1,08,000। तो हम कहेंगे जो एंगल होता है टोटल सर्किल के अंदर वो कितना होता है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री की वैल्यू हमें दे रखी है 1,08,000 रुपए टोटल। हमसे पूछ रहा है किस पर, मिसलेनियस और शिक्षा पर, इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया। ये कितना अधिक है, अधिक कम का मतलब क्या है, डिफरेंस। तो दोनों को चेक करते हैं। मिसलेनियस जो है वो कितना है, 75 डिग्री। बच्चों की जो शिक्षा है उस पर कितना हो रहा है, 70 डिग्री। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना आएगा, 5 डिग्री। इसका मतलब 5 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी। 360 डिग्री की वैल्यू पता है, 5 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो क्या लिखेंगे, 1,08,000 बटे 360 इंटू 5, 0 से 0 कट जाएगा। इसको हम काट सकते हैं, 36 से अगर मैं काटता हूँ इसको तो ये 36 से कटेगा 3 बार, 36 तियाँ 108, पीछे 2 0, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1500 आएगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिएगा। देखिए अगले सवाल में फिर से हमें पाई चार्ट दिया हुआ है और सवाल क्या कर रहा है कि निम्नांकित पाई चार्ट शैक्षणिक वर्ष 2019 और 20 के दौरान एक संस्थान के विभिन्न विभागों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। शैक्षणिक वर्ष 19 और 20 में छात्रों की कुल संख्या क्रमशः 2000 और 2400 है। दो अलग अलग वर्षों में देखिए किस फील्ड्स में जो है कितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसका आंकड़ा है। ये जो आंकड़ा है 2019 का है, इसमें टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने दिए हुए हमें, 2000 दिए हुए, और 2020 के जो टोटल है वो कितने हैं, 2400 है। यहाँ कितना आंकड़ा है, टोटल 2400 है। तो चलिए सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। देखिए सवाल जो पूछा गया वो ये कह रहा है कि 19 की तुलना में 2020 में इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी हो रही है। तो क्या पूछ रहा है, 19 की तुलना में 20 में, तो 19 और 20 दोनों में इंजीनियरिंग के जो छात्र है उनकी संख्या में पता करनी। तो देखते हैं 19 में कितनी है, तो 19 में देखे थे हमने टोटल तो कितने हैं 2000, 20 के टोटल कितने हैं 2400। तो यहाँ हमें 19 के अंदर 2019 के अंदर इंजीनियरिंग के जो छात्र है उनका आंकड़ा हमें चाहिए। देखिए निकालते हैं, इंजीनियरिंग के जो छात्र है कितने परसेंट है, 13%। किसका, 2000 का। तो 2000 का 13%, तो 2000 का हम 13% निकाल लेंगे, ये इससे कट जाएगा, 13 दूनी 26, 260। वहीं 2020 का अगर आंकड़ा हम देखें
उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 2400, और उसमें इंजीनियर्स जो है वो कितने हैं 12%। 12% कैंसिल आउट करें, 12 चौक 48, 8 आएगा, 4 हासिल, 12 दूनी 24 और 4 28। तो ये कितने आ जाएंगे 2088, 288। तो यहाँ है 260, यहाँ है 288। हमें पूछा कितने परसेंट क्या है वृद्धि या कमी आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं वृद्धि आ रही है। वृद्धि जो है वो कितने की है यहाँ से यहाँ, तो आप देख पाएंगे कितने एक्स्ट्रा है 28 एक्स्ट्रा है। उसको हमें परसेंटेज में बताना है, तो इनका परसेंट कैसे निकालेंगे, 28 एक्स्ट्रा है किस पर 260 पर इंटू 100। तो अब इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 14 बार, 2 से कटेगा 13 बार, तो ये बनेगा 140/13। 140/13 बनेगा, डिवाइड करना में। तो अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो 13 से डिवाइड कितनी बार होगा, एक बार, 13 एक कम 13, एक बचेगा 10 बनेगा, पॉइंट से पहले लगेगा 0, फिर लगेगा पॉइंट और कितना बनेगा 13, 100 बन जाएगा। अब 100 में 13 का भाग जो है कितनी बार जाएगा 7 बार, 13 सत्ते 91, तो ये आएगा 10.7 के आसपास, जो कि हम देख पा रहे हैं। ऑप्शन देखें तो 10.7 ये वाला ऑप्शन है, तो हम कहेंगे 10.7 के अराउंड आना चाहिए, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन है। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हमें से पूछा गया था 20 में 19 की तुलना में कितने इंजीनियरिंग छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो 19 के आंकड़े हमने निकाले, 20 के आंकड़े निकाले, और फिर देखा कि कितने परसेंट क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल करते हैं। देखिए अगले सवाल में फिर से हमें दिया गया है, लेकिन यहाँ 2 पाई चार्ट दिए गए, 2 ग्राफ दिए गए। क्या है देखिए, तो पहला जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, कुल उपस्थित हुए अभ्यर्थी। ये हो सकता है कि कोई एग्जाम है उसमें उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बताई गई है, वो कितनी है 45,000, और उनका वितरण है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ABCDEF के हिसाब से क्या है अलग अलग वितरण दे रखा है, कहाँ से कितने लोग जो है अपीयर हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा जो ग्राफ है वो क्या बता रहा है, कुल योग्य उम्मीदवार, उनमें से क्वालिफाइड जो एस्पिरेंट्स है वो कितने हैं 9,000, टोटल 45, उसमें से क्वालिफाइड कितने हो रहे हैं सिर्फ 9,000 हो रहे हैं, और कहाँ से कितने हुए इसका परसेंटेज हमें दूसरे ग्राफ में दिया गया। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 9,000 का है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये 45,000 का है। चलते हैं सवालों पर और देखते हैं सवाल क्या पूछा गया है। तो देखिए जो सवाल पूछा गया है वो क्या है, तो कहा गया है राज्यों C और E से उपस्थित हुए छात्र और राज्य A और F से एक साथ उपस्थित हुए छात्र की संख्या का अनुपात कितना है, ये हमें बताना है। तो हम ये तो जानते हैं कि प्रेजेंट जो हो रहे हैं उसका टोटल कितना है 45,000, जो क्वालिफाई हुए उनका कितना है टोटल 9,000। तो हमें किसका पूछा है, उपस्थित हुए जो अपीयर हो रहे हैं उनके बारे में हमें पूछा गया है। तो किससे पूछा गया है, एक तो है C और E से, तो हम कहेंगे टोटल है 45, C और E से कितना है, तो C से है 8% और E से कितना है 9%। तो हमें इन दोनों का रेशियो बताना है, तो हम कहेंगे टोटल 45,000 है इंटू C और E 8 और 9, 8 और 9 कितना 17, तो दोनों से मिलाकर कितने हो रहे हैं 17%। इसका रेशियो किसके साथ, A और F से एक साथ उपस्थित हुए, A और F से A कितना है 15, F कितना है 18, 15 और 18 कितने 33, 33। इसका मतलब इन दोनों से हो रहे हैं, टोटल है 45,000, 45,000 का 33%। दोनों का रेशियो बताना है, सिंप्लीफाई करते हैं तो 45 से तो 45 कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, तो बचेगा कितना 17:33। तो ये इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या है फर्स्ट ऑप्शन, ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस राज्य में योग्य उम्मीदवारों से उपस्थित हुए उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे कम है। देखिए इस तरह के जो सवाल है कि परसेंटेज चेंज अगर हमसे पूछे, परसेंट कम कितना है ज़्यादा किसका है, और ऑप्शन दिए जाए, इसका मतलब है कि हमें यहाँ जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सभी को सभी जो है कैलकुलेट करके फिर देखना कि कम कौन सा और ज़्यादा कौन सा है। इन सवालों में कैलकुलेशन जो है कई बार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको कम कैसे करें उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर परसेंट चेंज में कमी या वृद्धि पूछे सबसे कम या ज़्यादा किस में है, तो हमेशा वही आंकड़े आपको सॉल्व करने हैं जो आपको ऑप्शन में दिए गए। सभी राज्यों के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम किस किस के लिए कैलकुलेट करेंगे, C, F, D और G। कैसे निकलेगा देखिए, पहले हम C की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या है परसेंटेज किसका पूछ रहा है कि राज्य में योग्य उम्मीदवारों का किससे, उपस्थित हुए उम्मीदवारों से। तो परसेंटेज ऊपर क्या लिखा जाएगा जो योग्य है क्वालिफाइड है, नीचे क्या लिखा जाएगा जो अपीयर हुए उनका। तो निकालते हैं आंकड़ा, देखिए
योग्य कितने हैं सी में देखो, तो सी में हम जानते हैं कि टोटल योग्य 9000 है, यहाँ टोटल अपीयर्ड है 45,000। तो सी में योग्य कितने हैं, तो 9000 का 7% योग्य है, तो हम लिखेंगे 9000 का 7%। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपीयर कितने में, क्योंकि परसेंटेज उस पर निकालना है। तो सी से अपीयर होने वाले कितने हैं, 45,000 का 8%, तो ये लिखा जाएगा 45,000 का 8%, और इनटू करेंगे 100, तो इनका क्या निकल कर आएगा, परसेंटेज आएगा। ये सी की वैल्यू। इसी तरह हम एफ की वैल्यू भी लिख लेते हैं। तो एफ में कितने क्वालिफाई हो रहे हैं, तो 9000 का कितना परसेंट है, 11%, तो 9000 का 11% तो क्वालिफाई हुए, योग्य है, और 45,000 का 18% जो है ये हुए हैं अपीयर, इनटू क्या करेंगे 100। इसी तरह डी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं, तो डी में कितने हो रहे हैं अपीयर, सॉरी योग्य कितने हैं, 9000 का 21% अपॉन 45,000 का यहाँ 17%, ये वे अपीयर इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। और फिर लास्ट में है जी, तो स्टेट जी का हम आंकड़े देखते हैं, तो योग्य हुए 9000 का, जी में हो जाएगा 22%, और अपीयर होने वाले हैं 45,000 का 22% इंटू 100। ये हमने 4 डाटा लिखे। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर हमें पता करना है कि किसकी वैल्यू सबसे कम है और किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि इस तरह अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि सिर्फ हमें तुलना करनी है, हमें ये नहीं बताना कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो सिर्फ कंपैरिजन करना हो तो हम इस प्रकार करेंगे। देखिए इन सभी में आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही है कि ये आंकड़ा सब में कॉमन है। एक तो है 9000 बटे 4500, ये वाला, ये अगर सब में सेम है तो इसको चेक ही नहीं करना है और ना ही इसको छेड़ना है, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको साइड निकाल देंगे। फिर ये 100 सब में कॉमन है, इसको भी हमें कैलकुलेट नहीं करना। परसेंट से परसेंट सब में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो फाइनल वैल्यू बचेगी वो ऐसी कुछ बचेगी, ये बचेगा देखिए 7/8, ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/18, ये वैल्यू जो बचेगी वो आएगी 21/17, और ये जो आएगा वो कितना आएगा, 22/22। तो सिर्फ हमें इन्हीं को कैलकुलेट करना है और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना, और इनमें भी एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। देखिए सवाल कह रहा है कि सबसे कम वाली जो वैल्यू है वो हमारा आंसर है। तो अगर मैं इसको मोटा मोटा कैलकुलेट करूं तो ये तो कितना आता है, 1। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि 21 है, 17 का भाग देंगे तो एक बार तो जाएगा जाएगा, प्लस पॉइंट में कुछ और जाएगा, तो 1 से क्या आएगा इसका आंसर, ज़्यादा। इसकी बात करें तो 1 से कम आएगा, ये भी क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो हमें कहा गया कि कम कौन सा है, तो हम जानते हैं ये दोनों जो है ये इन दोनों से तो क्या है, कम, इन दोनों से कम है, इसका मतलब ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। इन दोनों में चेक करना है हमें। इन दोनों में भी अगर हम चेक करें, देखिए कि ये 8 है, ये कितना है, 7, तो 8 अगर ऊपर 8 होता तो 8/8 कितना होता, 1। तो ये 8 से ज्यादा कम नहीं, या मतलब 1 से ज्यादा कम नहीं है, 1 के आसपास इसका आंसर है। और ये है 18, ऊपर 18 होता तो क्या होता, 1, लेकिन 18 था, उससे कितना कम है, 7 कम है, इसका मतलब ये 1 से थोड़ा ज्यादा कम है। तो इन दोनों की तुलना करें तो ये जो वैल्यू आएगी ये इसके मुकाबले क्या आएगी, थोड़ी ज्यादा कम आएगी। तो हम कहेंगे हमसे सबसे कम पूछा है, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, एफ वाली होगी। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एफ बनेगा। तो हम कहेंगे एफ में जो है योग्य उम्मीदवार उपस्थित हुए उम्मीदवारों की तुलना में परसेंट वैल्यू में सबसे कम थे। तो ये सही, इसका सही आंसर क्या होगा, एफ। ये ध्यान रखना है। तो अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखना है। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन हमें लगता है कि बड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा आराम से ध्यान से कैलकुलेशन को करेंगे तो सवाल आसानी से हो सकता है। इन सवालों में कैलकुलेशन के लिए पूरा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में इतना समय नहीं होता, तो हमें सिर्फ क्या लगाना है, अप्रोक्सीमेशन लगाना है, आइडिया लगाना है, और फिर देखना है कि इसका आंसर क्या बन सकता है। चलिए अगला सवाल है उसको देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो किस पे दिया गया है, यहाँ पर लाइन ग्राफ के ऊपर। हमने पाई चार्ट की बात की, अगला जो ग्राफ है वो क्या है, लाइन ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है वो हमें लाइन ग्राफ दे रखा है, और क्या कहा गया है इसको समझते हैं। देखिए दिया गया जो लाइन ग्राफ है उसमें किसी कंपनी का उत्पादन और बिक्री के आंकड़े जो है वो बताए गए, कि कोई कंपनी है उसके उत्पादन प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और जो बिक्री सेल हो रही है उसके हमें आंकड़े बताए गए, और ये जो आंकड़े वो किसमें है, टन के अंदर है।
तो ये जो रेड वाले डॉट्स है ये किसको बता रहे हैं, प्रोडक्शन को बता रहे हैं, और यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये किसको बता रहा है, सेल्स को बता रहा है, बिक्री कितनी है वो बता रहा है। तो चलिए सवालों पे चलेंगे और देखते हैं क्या है सवाल पहला। देखिए यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि 2015 और 17 में हुआ उत्पादन 16 और 18 में हुए कुल बिक्री से कितना अधिक है। तो कितना अधिक और कम पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। तो 15 और 17 का क्या पूछा गया है, उत्पादन, प्रोडक्शन पूछा गया, हमें प्रोडक्शन देखना है। तो 15 और 17 में प्रोडक्शन, देखिए 15 के अंदर प्रोडक्शन को रेड डॉट से बताएगा, 15 में प्रोडक्शन कितना है 600 और 17 में प्रोडक्शन कितना है 750। तो 15 और 17 का टोटल जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 7 और 6 13, 1350, ये टोटल प्रोडक्शन है। फिर 16 और 18 में टोटल सेल कितनी है, 16 और 18 की सेल देखनी है। तो 16 में सेल वाला डाटा ब्लैक से बताया गया, तो 16 में जो सेल है वो कितनी है 525, और जो 18 में सेल है वो कितनी है 400। तो टोटल जो सेल बन रही है वो कितनी बन रही है 925 बन रही है। हमें पूछा उससे कितना ज़्यादा है, अधिक है, तो हमें डिफरेंस लेना है, तो इसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा 350, ये 75 ये हो जाएंगे, तो हम कहेंगे टोटल हो जाएंगे 425। तो यहाँ 425 जो है वो इसका क्या आएगा, डिफरेंस आएगा, दोनों में अंतर आएगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 425 टन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं, सेम ग्राफ है। अगला सवाल क्या है पूछा गया इस पर देखिए, पूर्व वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि या कमी का परसेंट कितना है। क्या पूछा गया है कि पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी के उत्पादन में, प्रोडक्शन की बात हो रही है, मैक्सिमम चेंज जो आ रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो भी, नेगेटिव है तो भी, वृद्धि हो या फिर कमी हो, मैक्सिमम चेंज कहां पर आ रहा है ये हमसे पूछा गया। देखिए लाइन ग्राफ में मैक्सिमम चेंज अगर आपको देखना हो तो एक तो है कि आप ग्राफ का जो स्लोप है उससे देख सकते हैं। देखिए अगर आप देखेंगे तो यहां से यहां लाइन ज्यादा स्लोप में नहीं है, स्लोप क्या है कम, यहाँ थोड़ा स्लोप क्या है ज्यादा, इसका मतलब ये जो चेंज है इसके मुकाबले क्या है ज्यादा है। फिर यहाँ जो स्लोप आया वो काफी नीचे आया है, तो स्लोप ज्यादा बन रहा है, इसका मतलब ये वाला चेंज इससे भी ज्यादा है। और यहाँ फिर से स्लोप क्या है कम है, इसका मतलब है कि ये जो चेंज है वो थोड़ा कम है। तो अगर हम देखें तो ज्यादा जो लाइन में चेंज आ रहा है वो यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये ग्रेजुअली चेंज, अचानक बदल रहा है, इवेंचुअली जो है बदल रहा है। अगर ये आपका डाटा ये स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ चेंज जो आया वो सबसे ज्यादा आया। तो अब देखना है इस चेंज का परसेंटेज वैल्यू कितनी है। तो देखिए 750 से कितना हुआ था 500 हुआ, 750 से 500 हुआ, तो हम कहेंगे कितने का चेंज आया 250 का, किस पर 750 पर। तो 250 का चेंज 750 पर आया, इसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करूं तो ये से कितनी बार कटेगा 3 बार, 100/3 जो है कितना हो जाएगा 33.33। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मैक्सिमम चेंज आएगा वो कितना आएगा 33.33 आएगा, और वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। तो हम कहेंगे सही मैक्सिमम जो वृद्धि या कमी हो सकती है वो कितनी है, तो कमी होगी कितनी 33.33। इससे ज़्यादा चेंज प्रोडक्शन में नहीं आया, सबसे ज़्यादा चेंज 33.33 ही होगा। तो ये इसका क्या हुआ, सही आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में जो है फिर से हमें क्या दे रखा है, एक लाइन ग्राफ दे रखा है, और देखते हैं क्या है इसके ऊपर सवाल। चलिए चेक करते हैं। तो ये हमें ग्राफ दे रखा है और इस पे जो सवाल पूछा गया है वो कुछ इस प्रकार से सवाल कर रहा है कि कंपनी बी 2016 में वाहनों की संख्या में 70% की वृद्धि का अनुमान लगा रही है। तो कंपनी बी क्या सोच रही है कि 16 में उसका प्रोडक्शन कितना होगा 70% बढ़ जाएगा। 2015 में कंपनी ए द्वारा निर्मित हुए वाहनों की संख्या की तुलना में 16 में निर्मित होने वाले वाहनों की संख्या में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या होनी चाहिए ताकि वह कंपनी बी के अनुरूप हो जाए। इस भाषा को, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि 2016 में बी क्या सोच रही है, बी सोच रही है कि उसका प्रोडक्शन कितना बढ़ जाएगा 70% बढ़ जाएगा, और हमें कहा गया है कि ए जो है वो भी ये चाहती है कि उसका प्रोडक्शन बी के समान हो जाए, मतलब 16 के अंदर जो बी का प्रोडक्शन है वही प्रोडक्शन किसका होना चाहिए, ए का होना चाहिए। अब ए को इतना प्रोडक्शन करने के लिए यहां से यहां कितने परसेंट का चेंज करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये सवाल है, पहले हम ये देखते हैं कि बी अगर 16 में 70% वृद्धि का अनुमान लगा रही तो उसका प्रोडक्शन होगा कितना। देखिए इस 15 में जो बी का प्रोडक्शन है वो कितना है 348, 15 में है 348, कितना बढ़ेगा 70%, तो इसको 70% बढ़ाते हैं। अगर 70% बढ़ाएं तो हम इसको कैलकुलेट करें, 0 से 0 कटेगा, 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 8 56, हासिल कितनी लगेगी 5, 7 चौक 28,
28 और 5 कितने हो जाएंगे? 28, सॉरी 5, हाँ 28 और 5 कितने? 33। 33 का आएगा कितना? 3, और हासिल लगेगी 3, 7 3 21 और ये 24। यहाँ 0 है तो क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो इसका मतलब प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा? 243.6। और 2016 में जो बी का प्रोडक्शन है वो हो कितना जाएगा? तो हम कहेंगे 348 तो पहले था, इतना और बढ़ेगा 243.6, तो ये हो कितना गया? 0.6 पीछे आ जाएगा। 8 और 3 11, 1 4 4 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा? 5, 591। इसका मतलब ये है कि 2016 में बी का प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 591.6 हो रहा है। अब ए भी यही चाहता है कि उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना हो जाए? 591.6 हो जाए। ए जो है बी के अनुरूप ही प्रोडक्शन चाह रहा है। तो अब ए को भी अगर इसमें प्रोडक्शन 591.6 चाहिए, तो अभी प्रोडक्शन कितना है ए का? 416। तो यहां पहुंचने के लिए उसको कितने % का चेंज करना होगा ये हमें बताना है। तो ये हमें चेंज जो है उसको देखना है। तो देखिए यहां से यहां पहुंचने के लिए उसका जो चेंज बनेगा वो कितना बनेगा? तो इसमें से इसको माइनस करें तो कितना बनेगा? 0.6, फिर 11 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 5। इसके बाद यहाँ कितना बचेगा? 8, 8 में से 1 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 7, और 5 में से 4 जाएगा तो पीछे कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब ए को 175.6 को जो है प्रोडक्शन इतना इंक्रीज करना है। ये इंक्रीमेंट किस पर? 41.6 पे होगा। तो इसको हमें % चेंज की फॉर्म में बताना है कि कितने % जो है इसमें चेंज आएगा। तो हम इसको परसेंटेज में निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 175.6 अपॉन 416 इंटू 100, और हम इसको क्या करें? सिंप्लीफाई करें। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ कैलकुलेशन हमें लगता है कि थोड़ी सी क्या हो सकती है? बड़ी हो सकती है। तो इसको इजी करने का जो तरीका है वो समझते हैं। देखिए क्या है, जैसे ये लिखा गया है 416, अगर मैं 416 का 10% निकालता हूँ, कितना %? 10%, तो ये होगा 41.6। कोई भी नंबर हो उसका 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट छोड़कर क्या लगा दे? पॉइंट। तो 416 का 10% तो कितना होता है? 41 होता है, लगभग 40 के आसपास। ऊपर जो आंकड़ा है वो कितना है? 175। तो 10% अगर ये है तो मैं इसका अगर 4 गुना ले लूँ, 40% ले लूँ, तो इसका भी क्या होगा? 4 गुना, जो कि लगभग कितना आ जाएगा? अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 164 के आसपास। तो इसका मतलब है ऊपर लिखा गया 175, तो इसका 40% लेता हूं तो ये आता है 164, ऊपर नंबर 164 से थोड़ा सा ज्यादा है। इसका मतलब 40% से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू हमें आने मिलनी चाहिए। तो हम कहेंगे इसकी जो आंसर आएगा, जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो 40% से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जैसे ये डी ऑप्शन, जो 40% से क्या है? थोड़ा सा ही ज्यादा है। तो हमारे जो सबसे नजदीकी आंसर है वो क्या बन रहा है? 42%। तो हम कहेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 42%। ये इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो अच्छा सवाल है, इस सवाल को फिर से देखना। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, उसके बाद थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है उसको भी आपको ध्यान से समझना है। तो बढ़िया सवाल है, इसको देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो देखिए अगला सवाल ये दिया गया हमें, तो यहाँ जो आंकड़ा दिया गया वो हमें टेबल की फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, सारणी के रूप में दिया हुआ है। देखिए क्या है सवाल। तो कह रहा है कि इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। तो हमें आंकड़े दिए गए, सारणी में बताया गया कि पहली पारी में बनाए गए रन। तो ए बी सी ओ डी ये प्लेयर है, खिलाड़ी है, जिन्होंने 2 पारियों में कितने कितने रन बनाए हैं, और पहली पारी में खेली गई गेंदें जितनी खेली गई है उनकी संख्या दे रखी है। तो जैसे ए ने जो है पहली पारी में कितने 61 रन बनाए, कितनी गेंदें खेल के? 99 गेंदें खेल के। इसने सेकंड इनिंग में 14 रन बनाए, और कितनी गेंदें खेली? 76 गेंदें खेली। तो हमें बताना है कि सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। देखिए सबसे तेज रन बनाने का अर्थ क्या है कि हमें स्ट्राइक रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? स्ट्राइक रेट। जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा है इसका मतलब उसने सबसे तेज रन बनाए। स्ट्राइक रेट निकालने का तरीका क्या है? स्ट्राइक रेट हम कैसे निकालते हैं? तो हम कहेंगे कितने रन बनाए वो अपॉन टोटल कितनी बॉलें, कितनी गेंदें खेली, इंटू 100। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? स्ट्राइक रेट। रन कितने बनाए अपॉन गेंदें कितनी खेली इंटू 100 करते हैं तो हमें क्या मिलती है? स्ट्राइक रेट मिलती है। तो देखिए एक एक करके सभी के स्ट्राइक रेट निकालते हैं, ए बी सी और डी। अगर ए की बात करें तो ए ने 61 रन पहली पारी में बनाए, 14 रन दूसरी पारी में, टोटल कितने रन बनाए उसने? 75। ए के रन है 75 अपॉन गेंदें कितनी खेली? 99 और 76, मतलब 175 गेंदें खेली इंटू 100। ये ए का स्ट्राइक रेट आया।
इसी तरह बी की स्ट्राइक रेट की बात करें तो बी ने फर्स्ट इनिंग में 5 रन बनाए, सेकंड में 50 बनाए, टोटल 55 रन बनाए। और उसके लिए गेंदें कितनी खेली? 12 और 85, मतलब 97 गेंदें खेली उसने और 55 रन बनाए। इसी तरह अगर मैं सी की बात करूं तो सी ने जो है फर्स्ट इनिंग में 15, सेकंड में 20, टोटल 35 रन स्कोर किए। और उसके लिए उसने गेंदें कितनी खेली? 75 और 50, 125, 125 गेंदें खेली। ये सी की स्ट्राइक रेट। और डी की स्ट्राइक रेट की बात करें तो 13 और 12, मतलब 25 रन उसने टोटल बनाए दोनों इनिंग में। और 55 और 50, 105 गेंदें खेलकर इंटू 100। अब हमें इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां से आगे जो है फिर से वही बात है कि यहां से अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन क्या है? बढ़ जाएगी। तो हमें इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अप्रोक्सीमेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं बताना, हमें सिर्फ क्या बताना है कि ज्यादा और कम कौन सा है। तो यहाँ कह रहा है फास्टेस्ट रन, मतलब सबसे तेज कौन सा होगा? जिसकी स्ट्राइक रेट ज्यादा होगी। तो सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है वो हमें पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे इसको? हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं वो समझिए। देखिए ऊपर 75 है, नीचे 175। अगर मैं मोटा मोटा देखता हूं तो ये है 175। तो 175 का अगर मैं हाफ करता हूँ, आधा करता हूँ, तो ये कितना आता है अगर हम कैलकुलेट करें? तो अगर अगर देखेंगे इसको 180 भी मानते हैं लगभग, तो 180 मानेंगे तो उसका आधा कितना होता है? 90। तो अगर 175 है, 175 का आधा 90 से थोड़ा कम होगा। तो इसका मतलब 75 जो है वो नीचे वाले के जो आधा है, मतलब 50% से कम है। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो लेस देन 50% आएगी। ये क्या होगा? 50% से कम होगा। इसी तरह अगर इसकी बात करता हूं मैं, तो हम देखिए ऊपर 55 है, नीचे 97। अगर नीचे 100 भी होता तो ये कितना हो जाता था? 55%। मतलब ये वैल्यू आएगी 55% से, सॉरी 50% से ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 55% से 50% से ज्यादा आएगी। इसी तरह हम इसकी बात करें तो 35, 125, 125 का अगर मैं 50% निकालता हूँ, आधा भी लेता हूँ, तो हम जानते हैं लगभग 62.5 होता है। ये है 35, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 50% से कम, बहुत कम आएगी वैसे। और ये 25, 105, तो 105 का अगर मैं निकालता हूँ 50% तो 50 के आसपास आएगा। और ये 25 है, इसका मतलब ये भी 50% से क्या होगा? कम होगा। तो हमने सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन लिया, इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ अगर हम इन नंबर्स को देखें तो बाकी 3 नंबर जो है ए, सी और डी की जो स्ट्राइक रेट है वो 50% से क्या आ रही है? कम आ रही है। और जो बी है उसकी स्ट्राइक रेट क्या आ रही है? 50% से ज्यादा। हमें ज्यादा वाला ही बताना है, तो हम कहेंगे यहाँ सबसे ज्यादा जो तेज स्ट्राइक रेट है वो किसकी है? बी की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। सबसे तेज रन बनाने वाला जो खिलाड़ी है वो कौन होगा? बी होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है इन सवालों में कैलकुलेशन जो है आपको को अप्रोक्सीमेशन वाले तरीके से करनी, लगभग आप जो है आंसर के आसपास पहुंचने का प्रयास करेंगे। अच्छा सवाल है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए अगले सवाल में हमें एक टेबल दी गई है। क्या बता रहा है कि निम्न प्रश्न तालिका पर आधारित है जो एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या को बताती। तो ये रजिस्टर्ड जो व्हीकल है उनके बारे में जो है आंकड़े हमें दिए गए हैं। कार, बस, ट्रक, स्कूटर, अदर या टोटल जो है वाहन है उनकी संख्या दे रखी है। और अलग अलग जो है वर्षों के दौरान कितने वाहन रजिस्टर हुए हैं, उनका पंजीयन हुआ है, ये आंकड़ा बताता है। आगे बढ़े तो देखिए सवाल क्या कर रहा है। सवाल यहाँ पूछ रहा है किस वाहन में 2001 से 10-11 तक न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो हमें क्या पूछा गया है? सबसे कम जो परसेंट चेंज आया है वो किसके अंदर आया है। फिर से देखिए वही सवाल है, पिछले सवाल जैसा ही। और एक सवाल हमने पहले भी किया था। तो फिर से हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, तो हमें अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से चलेंगे। सवाल कह रहा है कहाँ से कौन कौन से आंकड़े देखने कि 2000 इससे और 10-11 तक ये चेंज कितना है, इसको समझना है। और परसेंटेज वैल्यू जो है क्या बतानी है? न्यूनतम। मिनिमम किस में थी ये हमें बताना है। तो कैसे देखेंगे? चलो देखते हैं। तो हमें क्या दिया गया? बस, ट्रक, स्कूटर और अदर। तो हमें सिर्फ इन्हीं का आंकड़ा लेना है, बस, ट्रक, स्कूटर और अदर। ये 4 आंकड़े देखते हैं। तो अगर आप यहां से यहां देखेंगे, देखिए यहां आंकड़ा कितना है बस का पंजीयन का? 1.71। और यहाँ कितना है? 3.5। तो हमें परसेंट चेंज निकालना नहीं है, सिर्फ अप्रोक्सीमेशन लगाना है। कैसे लगेगा? देखो अगर मैं देखता हूँ इन आंकड़ों को तो यहां से यहां ये लगभग कितने गुना दिख रहा है आपको? 2 गुना। ये कितने गुना है? 2 गुना। 1.7 उसका डबल कितना होगा? 3.4। वहीं 5 से 11 ये भी कितना है? 2 गुना है। इसको देखें 2.8 से 45, मतलब अगर इसको मैं 3 भी मानता हूं तो ये कितने गुना दिख रहा है? यहाँ पर 15 गुना है। ये कितना गुना दिख रहा है? 15 गुना। और अदर्स में बात करें 1 से 11 तो ये कितने गुना दिख रहा है? लगभग 11 गुना। हमें न्यूनतम बताना है। तो ध्यान रखिए कि परसेंट चेंज हमेशा ये गुना के हिसाब से जो है वेरी करता है।
जो नंबर जितने ज्यादा गुना बढ़ रहा है इसका मतलब उसमें प्रतिशत चेंज जो आएगा, प्रतिशत जो बदलाव आएगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें देखना है कम वाला, तो ये तो है 15, ये भी 15, इसका मतलब ये दो आंसर तो नहीं होंगे। अदर और स्कूटर जो है हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, ये दो तो क्या हो गए, कट हो गए। अब इन दोनों में से हमें चेक करना है कि यहां यहां था 2 गुना, ये भी कितने गुना है, 2 गुना। अब इसमें कम कौन सा है ये कैसे पता करें? तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 1.7 का जो 2 गुना होता है वो होता है 3.4, और ये कितना है 3.5, इसका मतलब इससे कितना ज्यादा है, सिर्फ 0.1 ज्यादा है। यहां पर देखेंगे 5 से कितना हुआ, अगर मैं 2 गुना लेता हूं 2 गुना कितना होता है 10, ये कितना 11, तो कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा है। तो यहां जो चेंज आ रहा है वो इसके मुकाबले क्या आ रहा है, ज्यादा है। तो इसके अंदर चेंज ज्यादा है तो इसमें परसेंट वृद्धि भी क्या होगी, इसके मुकाबले ज्यादा होगी। तो हम कहेंगे यहां पर जो सबसे कम चेंज आएगा वो किस में आएगा, बस में। यहां जो बदलाव आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे कम। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, बस। सबसे कम चेंज आएगा वो किस में आएगा, बस के परिवर्तन में आएगा, बस के पंजीयन की संख्या में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा, बस। तो ये ध्यान रखना है, इन सवालों को इस तरह से सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये सवाल एग्जाम में जो है हल नहीं हो पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल देखिए, हमें क्या दी गई है, टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, और सवाल क्या पूछा गया है वो देखते हैं कि निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और सब उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 15 से 19 तक कंपनियां ए और बी की आय और व्यय इनको दर्शाती है, किसको बता रही है, इनकम और एक्सपेंडिचर को बताया गया, दो कंपनियां ए और बी की 15, 16, 17, 18 और 19 वर्षों में। चलिए सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो सवाल ये कह रहा है 2015 और 19 तक कंपनी बी के कुल व्यय का 40%, क्या कहा गया, 15 और 19 तक कंपनी बी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्या है, 40% लेना है। 15 से 18 तक कंपनी ए के कुल आय का 65% से कितना कम है। तो हमें दो आंकड़े चाहिए, एक तो यहां से यहां तक जो है बी का जो व्यय है उसका 40%, 15 से 18 ए की आय का 65%, और देखना है ये आंकड़ा इससे कितने परसेंट कम है। पहले कैलकुलेट करते हैं। देखिए 15 से 19 तक जो है बी के कुल व्यय का 40% क्या होगा, बी टोटल व्यय, व्यय का मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर हम टोटल करते, देखिए कितना आता है। तो ये 100, 200, 300, 400, 500 और 300 कितने हो जाएंगे, 800। 800 ये, फिर ये दोनों मिलकर कितने बन जाएंगे, 900, और ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 60। तो हम कहेंगे टोटल कितना आ रहा है, 960। और 960 और इसका हमें कितना लेना है, 40% लेना है। इसका हमने ले लिया 40%। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कटेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24, 2 हासिल, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38, 384। यह आंकड़ा तो आया 384। दूसरा, 15 से 18 तक कंपनी ए का कुल आय, ए की टोटल इनकम जो है उसका 65% लेना है। तो 15 से 18 तक, ठीक है, तो 15 से 18 तक देखते हैं टोटल कितनी है, 15, 16, 17, 18 इनकम ये वाली। तो ये 100, 200, 300, 400, 500, 600, 600 तो ये हुआ 600, और ये कितने हो जाएंगे, 700। तो ये हो गया 700, और 700 का हमें कहा गया कितना परसेंट, 65% लेना है, 65% लेना है। ये कट जाएगा, 7 इंटू करते हैं, तो 7 इंटू 6 करेंगे, 7 6 42, 420, और 35 कितने हो जाएंगे, 455। तो ये है 384, ये कितना है 455। हमें पूछा कितने परसेंट कम है, तो ये इससे कितना कम है ये चेक करना है। तो माइनस करेंगे तो ये होगा 16, 16 इसमें अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये कितना बनेगा, 71। 71 कम है, और इसको मुझे परसेंटेज में बताना है, तो हम कहेंगे 71 कम है किस पर, 455 पर, इंटू 100। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 5 से काट देता हूँ, 5 से कटेगा 20 बार, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 91 टाइम। आगे हम सिंप्लीफाई करें तो क्योंकि हम लगभग आंसर निकाल सकते हैं तो अप्रोक्सीमेशन आप लगाएंगे। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि 7 से काटता हूँ तो 7 से ये कटेगा कितनी बार, 13 बार, 13 सत्ते 91, और 7 से इसको लगभग 70 मान लेता हूँ तो ये कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कटेगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 10 इंटू 20, 200/13। 200 में 13 से डिवाइड करिए, तो 13 से काटेंगे कितनी बार, 13 एकम 13, पीछे कितना बचेगा, 7, 70 बनेगा, 13 पंजे 65,
कितना बचेगा पीछे 5, तो ये लगभग आएगा 15 पॉइंट के आसपास, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। एक ही ऑप्शन है 15 पॉइंट वाला, तो हम कहेंगे इसका जो सही आंसर हो कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो लगभग हमने आंसर निकाल लिया। तो ये 71 था, इसको हमने 70 मान के आंसर निकाला, जिससे कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 15.6% के आसपास हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगले सवाल में फिर से हमें एक टेबल दे रखी है और ये क्या बताया गया कि दी गई तालिका का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 18 के पहले 6 महीनों के दौरान ए, बी, सी, डी और ई डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या में दी गई है। तो कुछ डीलर है ए से लेकर ई तक, उनके अलग अलग महीनों में कितनी कारें बेची गई है, उनके आंकड़े हमें टेबल के रूप में दिए गए हैं। और चलते हैं इस पे सवालों पर, सवाल क्या पूछा गया देखते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल इसमें पूछा गया कि जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो पहले तो हमें क्या लेना है, बी द्वारा बेची गई कुल संख्या किसमें, जनवरी, अप्रैल और जून में। तो बी द्वारा किसमें, जनवरी, अप्रैल और जून में बेची गई टोटल संख्या लेनी है। तो इनका टोटल करते हैं। तो ये 600 और ये 500, 1100, 1100 और 600 कितने हो जाएंगे, 1700, 1700 और ये 20 और ये सॉरी 80 और 20 कितने हो जाएंगे, 100। तो ये हो जाएंगे टोटल 1800। ये तो कितने हो गए, 1800 हो गए। इसके बाद क्या कहा गया है, इनकी संख्या और मार्च में डीलर ए और डी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो मार्च में ए और डी ने कितनी बेची, तो मार्च में ए और मार्च में ही डी का आंकड़ा, इनका टोटल लेना है। तो देखो ये 600 और ये 700 तो कितने होंगे, 1300, और ये 28 और 22 मिलके कितने हो जाएंगे, 50। तो ये हो जाएंगे 1350। और दोनों का क्या बताना, हमें रेशियो बताना है, अनुपात लेना है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये कट जाएगा 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे तो 5 से ये कितनी बार कट जाएगा, यहाँ पर 36 बार। 5 से इसको काटते हैं तो पहले कितनी बार कटेगा, सॉरी 2 बार, और फिर कितनी बार कटेगा, 7 बार। 9 से काट दें, 9 से ये कटेगा 4 बार, 9 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो हम कहेंगे जो रेशियो आया वो कितना आया, 4:3 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है वो हमें बार ग्राफ दिया हुआ है, दंड आरेख दे रखा है। देखिए ग्राफ में क्या है, ए और बी के बारे में कहा गया है, और यहाँ हम पढ़ लेते हैं क्या कहा गया। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ 14 से 18 तक ए और बी प्रकार की कारों के निर्यात को दर्शाता है। तो ये क्या है, किसको बता रहा है, एक्सपोर्ट जो हो रहा है ए और बी कंपनी के द्वारा, उनका संख्या में बताई गई है 14 से लेकर 18 तक के लिए। तो देखते हैं सवाल क्या है। इसमें जो सवाल पूछा गया वो इस प्रकार से है कि किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों की औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। क्या है सवाल, एक कारों का जो निर्यात है वो 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 कम होना चाहिए। किससे, बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से। तो इसका मतलब पहले हमें जो है बी का एवरेज निकालना है, एवरेज एक्सपोर्ट कितना हो रहा है वो चेक करना है। तो बी का जो एवरेज एक्सपोर्ट है उसको देखते हैं। बी का आंकड़ा किसे बताया गया है, रेड वाले से। तो बी के आंकड़े समझते हैं, देखो टोटल कितना आता है। बी के आंकड़े ये वाले हैं, 225, 250, 200, 275 और 325। इनको जोड़ते हैं, इनका एवरेज निकालते हैं। तो 200, ये 400, 600, 800 और 300 कितने हो जाएंगे, 1100। 1100 तो ये हुए। फिर बचे हुए आंकड़े 25 और 50, 75, 75 और 75, 150, 150 और ये कितना हो जाएगा, 25। 150 और 25 मतलब 175। तो हम कहेंगे टोटल हो जाएंगे 1275। ये तो सम है, हमें इसका क्या लेना है, एवरेज लेना है, बी का एवरेज देखना है। तो हम बी का एवरेज निकालते हैं। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, योग बटे संख्या। सम योग तो इतना आ गया, संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। 5 से जहाँ भाग जाएगा 2 बार 10, पीछे कितना बचेगा 2, फिर भाग जाएगा 5 बार 25, फिर 5 बार 25। तो बी का जो एवरेज आया वो कितना आया, 255 आया। और हमें क्या बताना है, एक प्रकार के कार्यों का निर्यात 20 के जो औसत से 55 मिलियन कम होना चाहिए। तो इससे 55 कम होना चाहिए, वो देखना है कब हो रहा है। इससे 55 कम करना है हमें। इससे अगर मैं 55 कम करता हूँ 55, तो ये कितना आता है, 200। तो हमें देखना है कि ए का निर्यात जो है वो 200 कब था। ए का निर्यात अगर हम चेक करें कि 200 कब था, तो देखिए कौन से वर्ष में ए का निर्यात 200 है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ ये दिख रहा है, ए जो है 2014 में इसका निर्यात जो है वो कितना दिख रहा है, यहाँ पर 200 दिख रहा है।
तो किस वर्ष ए का निर्यात बी के औसत से कितना होना चाहिए? 55 कम। बी का औसत था 255, उससे 55 का मतलब कितना होना चाहिए? 200। और ऐसा कब हो रहा है? ए में 2014 में हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2014। 14 में ए का जो निर्यात है बी के औसत निर्यात से क्या होगा? 55 कम होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से हमें बार ग्राफ दे रखा है, तो क्या कहा गया है समझते हैं। देखिए यहाँ प्रोडक्शन ऑफ द फर्टिलाइजर बाय कंट्रीब्यूशन बाय कंट्रीज एक्स वाई जेड। तो 2016 से 20 जो है वहाँ फर्टिलाइजर्स जो है, उर्वरक जो है, उनका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसका आंकड़ा हमें दे रखा है। तो सवाल जो पूछा गया वो क्या है? 17 और 19 में वाई द्वारा उर्वरकों का कुल उत्पादन और 16 में देश एक्स द्वारा उर्वरकों के कुल उत्पादन, 16, 18 और 20 में जेड द्वारा उर्वरकों के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? देखिए हमें क्या कहा गया, हमें कौन कौन सा आंकड़ा लेना कि 17 19 में वाई का, 16 में एक्स का, इनका टोटल, इन सब का टोटल, 16 18 और 20 में जेड का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका कितना परसेंट है। तो चलिए चेक करते हैं, निकालते हैं। पहले 17 और 19 में वाई का देखते हैं। तो 17 और 19 में किसका देखना है? वाई का। वाई को किससे बताया गया? रेड वाले से। तो 17 में कितना है? 265। 19 में कितना है? 285। ये हुआ। इसी के साथ साथ हमें इसको किसके साथ इंक्लूड करना है? 16 में एक्स के उर्वरकों का उत्पादन। तो 16 में एक्स का कितना है? एक्स को बताया गया ब्लू से। 16 में एक्स कितना है? 220। तो इन तीनों का तो टोटल टोटल निकालते हैं, कितना होगा? 0। यहाँ एक हासिल, 7 और 8 15, 16 17, एक हासिल, 6 और 1 कितना? 7। ये तो आया 770। फिर कहा गया ये 16 18 और 20 में जेड के जो प्रोडक्शन है उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का जो प्रोडक्शन है उससे कितना कम। तो 16 18 और 20 में जेड का प्रोडक्शन निकालते हैं। 16 18 और 20 जेड को बताया गया ग्रीन से। तो 16 में कितना है? 320, 18 में 360 और 20 में 420। ये हमें दे रखा है। इनका सम करें, 0, 6 और 4 10, एक हासिल लगेगी, 3 और 3 6 4 10, ये 11। ये कितना आया? 1100 आया। तो हमें पूछा गया है ये जो आंकड़ा है ये इसका कितना परसेंट है। तो 770 1100 का कितना परसेंट? तो 770 बटे 1100 इंटू 100। इसको इससे काटेंगे, ये इससे कितनी बार कटेगा? 7 बार कटेगा, 70% आएगा। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा? 70%। तो इनका जो प्रोडक्शन है वो जेड के प्रोडक्शन से कितना है? 70% है, जो कि हमारा सेकेंड आंसर है। बी ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल को करते हैं। देखिए अगले सवाल में हमें एक टेबल दी गई है और टेबल में क्या कहा गया है कि ये सारणी जो है क्या बता रही है, आपके अवलोकन कीजिए। भारत से वाहन निर्यात जो है उसका डाटा दिया है। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, हजारों में दिया गया आंकड़ा कि अलग अलग वर्षों में कितना कितना जो है ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें अलग अलग टाइप के जो है आंकड़े हमें पता है कि 2 पहिया वाहन कितने एक्सपोर्ट हो रहे हैं, 3 पहिया 3 व्हीलर कार कितनी, LMV LCV और HCV कितनी कितनी एक्सपोर्ट हो रही है। इनका डाटा हमें दिया हुआ है। आगे बढ़े, एक ग्राफ और दिया है इसी के साथ में, और इसमें क्या बताया गया? भारत से विभिन्न क्षेत्रों में 2 पहिया वाहन निर्यात जो है उसका हिस्सा बताया गया। ये हम देखते हैं कि भाई 2 पहिया वाहन जो है वो अलग अलग वर्षों में जो है इतने इतने एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसमें भी कहाँ पर कितने कितना एक्सपोर्ट हो रहा है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें किससे बताया गया है? पाई चार्ट की हेल्प से बताया गया कि 10 11 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है, 13 14 का डिस्ट्रीब्यूशन इतना है। इनमें आप एक चीज समझिए, देखिए यहाँ पर जब आप देखेंगे टोटल में से, जैसे ये आंकड़ा हमें पता नहीं है, दिया हुआ नहीं, तो क्योंकि डाटा हमें डिग्री की फॉर्म में दे रखा है, तो डिग्री की फॉर्म में एंगल हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये डाटा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम कहेंगे अगर ये 105 और 45 कितने होंगे? 150, 150 और ये 60 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा? 210, 210 और 120 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 330। इसका मतलब टोटल 60 में कितने कम पड़ रहे हैं? 30 डिग्री कम पड़ रहे हैं। तो ये कितना होना चाहिए? 30 डिग्री होना चाहिए। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अगर चेक करें तो ये कितना हो जाएगा? 75 और 75 कितना होगा? 150, 150 और ये 50 कितना हो जाएगा? 200, 265। तो ये जो आंकड़ा बचेगा वो कितना बचेगा फिर? 95 डिग्री। तभी ये टोटल जो है वो कितना बनेगा हमारा? 360 डिग्री बन पाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगला जो सवाल है, इस पे जो सवाल पूछा गया वो क्या है। तो यहाँ 2 ग्राफ दिए गए, एक तो टेबल और फिर 2 व्हीलर्स का। नेक्स्ट जो पाई चार्ट हो किसका है? 2 व्हीलर्स का डिस्ट्रीब्यूशन को बता रहा है। तो देखिए सवाल क्या है इस पे। देखिए पहला सवाल कह रहा गया कि HCV के अतिरिक्त अन्य वाहनों के वर्ष 10 11 की तुलना में 13 14 में कितने % का परिवर्तन आया।
किसके अलावा? एचसीवी। एचसीवी को हमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको छोड़ते हुए बाकी सब वाहनों के बारे में पूछा गया। तो चलिए चेक करते हैं कि कितना एक्सपोर्ट हुआ गया। तो एचसीवी इसका आंकड़ा हमें नहीं लेना है, इसको हमें हटा देना है, बाकी आंकड़े हमें देखने हैं। तो चलिए बाकी आंकड़े, और कब से? 10-11, एक तो ये वाला और कौन सा लेना है? 13-14 का, ये दो आंकड़े हमें चेक कर। तो इनका हम टोटल करते हैं। देखिए टोटल कितना आता है, तो ये 3 और 6 9, 9 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 14। 14 का मतलब 4, एक हासिल जाएगा, 1 और 5 मिलेंगे 6, 6 और 3 9, 10, 11 12 13, 13 का 3 हासिल, एक जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 8 जो है, 14 और 8 कितने हो जाएंगे? 22, 22 का 2 हासिल कितनी जाएगी? 2, 2 3 4, ये 4। तो यहाँ तो टोटल आया 4234। इस प्रकार यहाँ इसका भी टोटल देख लेते हैं। 6 3 6 और 1 7, 10, 10 और 8 कितने? 18, एक हासिल, 2 और 1 3 4 5 6, 6 और 6 कितने? 12, एक हासिल, एक हासिल जाएगी, 3 और 1 4 और 5 9, 9 और 7 कितने हो जाएंगे? 16, 16 और 8 जो है वो कितने होंगे? 24, 24 और 9 कितने होंगे? 33, 33 का 3 हासिल, 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ टोटल आया 4234, यहाँ टोटल 4328। तो यहाँ से यहाँ चेंज कितना है ये देखना है। तो देखिए चेंज कितना है, तो 4 में से 4 गया 4, फिर 12 में से अगर मैं माइनस करता हूँ इसको तो ये कितना होगा? 9, फिर 42 में से 42 तो जाएगा तो कितना बचेगा? 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 94, और ये जो चेंज है इसको हमें किसमें बताना है? परसेंटेज। देखिए पहले यहाँ आंकड़ा कम है, फिर यहाँ क्या है? ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब हो क्या रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूँ तो हम कहेंगे इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट, ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? कट, ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए। अब परसेंट वैल्यू निकालते हैं। परसेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 94 का इंक्रीमेंट किस पर? 4234 पर, इंटू 100। अब यहां से आगे हम कैसे बढ़े? तो यहां से आगे कैलकुलेशन कैसे करनी है इसको समझिए जरा। देखिए हमें ऑप्शन में जब आप देखेंगे तो दो ऑप्शन में लिखा गया, एक तो है कि 2.22%, एक है 3.22%। तो यहाँ आंकड़े जो है उसको कैसे एनालाइज किया जाए, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाया जाए वो समझते हैं। देखिए नीचे का जो नंबर है वो है 4234, मैं इसका 1% निकालूंगा। 1% निकालने का तरीका होता है कि कोई भी जो नंबर है उसमें पीछे से 2 डिजिट छोड़कर क्या लग जाए? पॉइंट। अगर पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाऊंगा तो ये आएगा 42.34। तो इसका 1% जो है वो कितना होगा? 42 होगा। तो अगर मैं इसका 2% लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसका डबल 84 पॉइंट कुछ। और अगर मैं इसका 3% निकालता हूं तो इसी का 3 गुना लेंगे तो वो 126 के आसपास कुछ बनेगा। और हमें ऊपर जो नंबर दे रखा है वो कितना है? 94। इसका मतलब ये जो 94 है ये 2% के आसपास है, इस नंबर के 2% के आसपास। और 2% से थोड़ा सा क्या है? ज्यादा। 3% तो बहुत ज्यादा हो गया, तो 2% से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका लगभग जो आंसर आएगा वो 2% के आसपास आना चाहिए, या 2% से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन ए है। ये तो 3% है, 3% तो बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसका मतलब हम कहेंगे इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 2.22%। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो इस कैलकुलेशन को हम इस तरह करेंगे, एनालिसिस जो करना है वो इस तरह से हमें करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। इसी भी अगला सवाल क्या पूछा गया, वो क्या कह रहा है देखिए। वो कह रहा है कि 2010-11 की तुलना में 13-14 में कितने ज्यादा दो पहिया वाहन ईयू को निर्यात किए गए? यूरोपियन यूनियन को कितने ज्यादा निर्यात किए गए? कब? 10-11 और 13-14 की जो है कंपैरिजन वो हमें देखना है। तो देखिए दो पहिया वाहन की बात हो रही है, तो दो पहिया वाहन के लिए हमें आंकड़े दिए हुए हैं। तो देखिए टोटल दो पहिया वाहन 10-11 में कितने हुए? 1250। यहाँ तो 1250 टोटल निर्यात हो रहे हैं, और 13-14 में कितने हो रहे हैं? 1320। अब ये आंकड़ा हमें बताना है, और हमें आंकड़ा किसका निकालना है? ईयू का, यूरोपियन यूनियन का। तो देखिए अभी हमने पिछले सवाल में देखा था कि यहाँ पर ग्राफ में ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। ईयू का एंगल हमने कितना निकाला था? 30 डिग्री निकाला था। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, ईयू का एंगल हमें पता है कितना है? 30 डिग्री है। तो टोटल है 1250, हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 30 डिग्री की वैल्यू बतानी। तो ये कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे 1250 इंटू 30 डिग्री, कितने में से? 360 में से, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा 12 बार। 12 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 12 से डिवाइड करने पर पहले एक बार भाग जाएगा, फिर आएगा कितना? 0, फिर 12 चौक 48 पॉइंट, पीछे बचेगा 2, तो 1।
लगभग 104.1 आएगा। यहीं यहाँ पर अगर मैं EU की बात करूँ तो टोटल है 1320। EU का एंगल हमें दे रखा है 65 डिग्री, और अपॉन में क्या लिखेंगे 360, क्योंकि टोटल एंगल 360। सिंप्लीफाई करें, जीरो से तो क्या हो जाएगा, जीरो कट जाएगा। अब अगर हम काटें इसको तो 4 से काट दें, 4 से ये कटेगा 9 बार, 4 से इसको काटता हूँ तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 से कटेगा 11 बार, 3 से कटेगा 3 बार, तो ये कुछ निकल कर आएगा। 11 इंटू 65 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 5 11 1 तो 715 बटे 3, डिवाइड करें, 3 से भाग जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 बटे 24 और पॉइंट कुछ इस तरह से कुछ आ रहेगा। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस बताना है, इन दोनों आंकड़ों का क्या बताना है, डिफरेंस। तो ये इससे कितना ज़्यादा है ये हमें चेक करना है। तो देखिए कितना ज़्यादा है, डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस, तो 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 4, फिर 23 में से 10 जाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 13, तो लगभग 134 के आसपास। तो हम कहेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है, लगभग 134 है, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो ये इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसको देख लीजिएगा, सवाल ठीक है, अच्छा सवाल है। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगले सवाल में जो है हमें इस तरह से एक ग्राफ दिया गया है, और इसमें देखिए दोनों चीज़ें हैं कि एक तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है, और एक हमें टेबल और दे रखी है जिसमें क्या दे रखा है, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। क्या बता रहा है ये, तो देखिए सवाल क्या कर रहा है कि द गिवन चार्ट इज शोन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 स्कूल्स। तो ये 5 विद्यालयों में जो है विद्यार्थियों का जो प्रतिशत है उसको बता रहा है, और ये जो टेबल है ये आपके लड़के और लड़कियों का क्या बता रही है, अनुपात बता रही है। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर सवाल क्या पूछा गया हमसे। तो सवाल जो है इस प्रकार से ये सवाल पूछा गया है, क्या है कि सभी 5 स्कूलों की लड़कियों की कुल संख्या को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो स्कूल बी के संगत त्रिज्य खंड कोण का माप क्या है। तो सवाल क्या कह रहा है कि अगर सभी स्कूल जो है उसमें किसकी, सिर्फ लड़कियों की जो संख्या है उसको हम किससे बताएं, पाई चार्ट से बताएं। टोटल किससे बताया जाए, उसको पाई चार्ट से बताएं। तो हमें पूछा गया इस हिसाब से जो लड़कियों का यहाँ पर कोण बनेगा स्कूल बी में संगत त्रिज्य खंड, तो उसमें हमें क्या बताना है कि बी जो स्कूल है उसका एंगल, जो सेंट्रल एंगल बनेगा वो कितना है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले हमें सभी अलग अलग विद्यालयों में लड़कियों की जो संख्या है उसकी गणना करनी है। वो कैसे करते हैं वो समझाता हूँ। देखिए ए का आंकड़ा हमें दिया हुआ है 28%, और बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3 और 4। तो इसका मतलब है कि 28% को मुझे 3 और 4 में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 28 को 3 4 में डिवाइड करूंगा, डिवाइड कैसे, ऐसे। तो हम करेंगे 4 + 3 कितना होता है 7, तो 7 से भाग देंगे 28 में, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और 4 से। 3 से करेंगे तो गर्ल्स की वैल्यू आएगी, 4 से करेंगे तो बॉयज़ की वैल्यू। तो फिर से देखिए बांटने का तरीका क्या होगा, 28 को 3 4 में बांटना है, तो हम कहेंगे 4 और 3 7, 7 का भाग देंगे 28 में कितनी बार 4, 4 3 12, तो गर्ल्स कितनी है यहाँ पर 12%, इस तरह से। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखिए ए बी सी डी ई, तो अगर मैं इसको बांटता हूँ तो हमने यहाँ तो कैलकुलेट किया, गर्ल्स कितनी आ गई 12। अगर बात करें बी कितना है 15, 15 को 2 और 3 में बांटिए, 2 और 3 कितना 5, 5 का भाग जाएगा 3 बार, 3 दूनी 6, तो बी में कितनी आएगी 6 लड़कियां। फिर 24 को बांटना है 5 3 में, 5 और 3 8, 8 का भाग 24 में 3 बार, 3 इंटू 5 कितना 15। फिर डी को बांटना है 1 और 2 के अनुपात में, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 18 के अंदर 6 बार, 6 1 कम 6, 6 आएगा। और ई की बात करें तो ये 4 और 1 कितना 5, 5 का भाग किसमें 15 में, 3 बार, 3 चौक 12। तो हमने ए बी सी डी और ई के अंदर अलग अलग जो लड़कियां हैं उनकी संख्या निकाल ली, और अब इन आंकड़ों को कहा गया है अगर पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए, इन आंकड़ों को हम किस में बताएं, पाई चार्ट में बताएं। तो बताना है बी के संगत जो त्रिज्य खंड है वो कितना बनेगा। तो इन अगर आंकड़ों को मुझे पाई चार्ट में बताना है तो मतलब ये सारे जो आंकड़े हैं उसका टोटल जो है वो कितना होना चाहिए 360 डिग्री, क्योंकि बात एंगल की कर रहा है, तो पाई चार्ट में टोटल एंगल कितना होता है 360। तो ये सारे आंकड़े मिलकर किसको बताएंगे 360 डिग्री को बताएंगे। तो हम कहेंगे अगर टोटल में इनका करता हूं तो ये टोटल देखो कितना निकल कर आता है, 12 और 6 18, 12 और 6 18 और 18 कितने हो जाएंगे 36, 36 और 15 को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना आएगा 51। तो ये आ रहा है 51 टोटल। तो हम कहेंगे इस टोटल को 51 जो है वो कितने को बताएगा 360 डिग्री को बताएगा। और इसमें हमें किसकी वैल्यू बतानी है, स्कूल बी का कोण कितना बनेगा। बी में आंकड़े कितने हैं 6,
6 की वैल्यू बतानी है एंगल में, तो लिखेंगे 360 बटे 51 इंटू 6। इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और देखना है लगभग हमारा आंसर कितना आता है। तो अगर हमें इसको हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मोटा मोटा हम कैंसिल आउट करके आंसर निकाल लेते हैं। 6 छंग 36, जीरो लगेगा, 6 छंग कितना हो जाएगा 36, हासिल 3, 6 ती 18, 18 और 3 कितने 21, बटा कितना है 51। तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ, देखिए 50 से अगर काटता हूँ तो 50 से पहले कितनी बार कटेगा, 4 बार। 50 जो कितना आएगा 104, 51 है सॉरी, 51 इंटू 4 कितना होगा 204, 204 कटेगा, फिर 216 में से 4 जाएंगे पीछे, कितने बचेंगे 12, 120, फिर भाग 2 बार और जाएगा। तो हम कहेंगे लगभग कितना आना चाहिए, 42 डिग्री के आसपास आना चाहिए, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर। तो क्या कहा गया था इसमें, क्या हमें कहा गया था लड़कियों के आंकड़ों को किसमें बताना है, एंगल की फॉर्म में, पाई चार्ट में बताना है। तो लड़कियों का जो डाटा है उसको हमने किसमें बताया, पाई चार्ट में। तो टोटल लड़कियां हैं 51, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको पाई चार्ट में बताऊंगा तो टोटल एंगल कितना होना चाहिए 360, और फिर हमें बी का एंगल निकालना था। बी का आंकड़ा था 6, 6 की वैल्यू हमने एंगल की फॉर्म में निकाल ली। तो ये हमारे जो है कुछ सवाल थे डीआई से जुड़े हुए, डाटा एनालिसिस या आंकड़ों का विश्लेषण से जुड़े हुए। इस टॉपिक के सवाल आसान होते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। बस ध्यान ये रखना है कि कैलकुलेशन जो है इनमें कुछ सवालों में जो है थोड़ी अच्छी हो जाती है। कैलकुलेशन आपकी थोड़ी क्या होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए। और कई बार बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो तो हम अप्रोक्सीमेशन या जो है थोड़ा अनुमान लगा के आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं इन सवालों के अंदर। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के रिवीजन में, तब तक के लिए धन्यवाद।